आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी डॉक्टर से जिनके जीवन का उद्देश्य ही मानव सेवा रहा है। डॉक्टर लीला जोशी, जिन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। इन्होंने लोगों के लिए और एनीमिया मुक्त प्रदेश के लिए अपने जीवन के 22 साल दे दिए। 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं और 14 साल की लड़कियों को एनीमिया मुक्त बनाने में सफल हुए। डॉक्टर लीला जोशी की मुलाकात 1997 में मदर टेरेसा से हुई। आज भी डॉक्टर महिलाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर लीला जोशी से। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लीला जी जोशी, जिन्होंने ट्राइबल मूवमेंट के लिए इतना कुछ करा है उनके कैरियर के 22 साल। तो आज हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, आपको मदर टेरेसा ऑफ एमपी कहा जाता है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी एरिया है। आदिवासी एरियाओं में मैंने अपने पूरे जो प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, पढ़ा है, सुना है कि इसमें एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता बहुत ज़्यादा है। और रक्त अल्पता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बढ़ जाती है और ये हमारी इन माताओं का मृत्यु का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और ये जो माताएं हैं, जो एनीमिक प्रेग्नेंट मदर्स हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया के कारण जब इनकी डेथ होती है तो ये हमारे पूरे देश की मातृ मृत्यु दर में बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं शुरू से ही मेरा में ये मन था कि मैं इन आदिवासी आंचल में रहने वाली माताओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए जो एनीमिक हैं, उनके लिए कुछ करें। तो ये मैंने किया और ये हमारे रतलाम निवासियों ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो उन्होंने मुझे मदर टेरेसा के नाम से संबोधित करना शुरू किया। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। 1997 में जब आपकी रिटायरमेंट हो रही थी तब आप मदर टेरेसा से मिला थे? हाँ, असम, गुवाहाटी। 1996 मेरे रिटायरमेंट के कुछ पहले, हो सकता है 95 की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मदर टेरेसा वहाँ पर एक लेप्रेसी लोगों के मरीजों के लिए एक आश्रम बना था उनके रहने की। तो मैं वहाँ पर चीफ मेडिकल डायरेक्टर थी, तो मुझे भी बुलाया गया था वहाँ पर। वहाँ गई और ये मेरा सौभाग्य है कि जब सब करीब वो फंक्शन पूरा हो गया, मदर बैठी हुई थी, तो मैं जाके मदर से मिली। तो मदर ने मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उनके साथ। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके कहा, डॉक्टर यू मस्ट डू समथिंग फॉर देम, दे आर वेरी सिंपल पर्सन। वो कुछ आदिवासी लोग वहाँ बैठे थे, उनकी तरफ इशारा कर रही थी। वो जो टच है उनका अभी तक मैं नहीं भूली, अभी तक मैं फील करती हूँ उस टच को। जैसे कि आप एनीमिया के लिए करती है, तो ये आपकी मदर ने सोचा था, तो आप आपकी मदर के लिए करते हैं या किस्मत ने आपको यहाँ लाकर दिया? देखो, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ज़िंदगी में। आप कुछ सोचो, परिस्थितियाँ उसके हिसाब से बनती हैं। जब मेरी माँ शादी के बाद हमारा एक गांव में आई, हमारे गांव में, हमारे जो एंसेस्टर्स का गांव था, वहाँ पर आई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ यंग गर्भवती माताओं की मृत्यु हो जाती है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो उनके मन में ये, वो 14-15 साल की थी केवल, उनके मन में आया कि क्यों नहीं मैं डॉक्टर बन जाऊं और इन लोगों के लिए कुछ करूं। पर ये परिस्थितिवश उस वक़्त बिल्कुल संभव नहीं था। तो उनके मन में ऐसा आया कि चलो डॉक्टर नहीं बन सके तो नर्स ही बन जाऊं, तो भी मैं इन लोगों के लिए, इन माताओं के लिए, इन सफ़रर के लिए कुछ कर सकती हूं। तो वो ये भी संभव नहीं था उस वक़्त। तो उन्होंने अपने मन में ठाना कि कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाई तो मैं जो कुछ करना चाहती हूँ वो मैं अपनी बेटी से करवाऊंगी। तो ये एक भी इसके मेरे काम के पीछे एक कारण है। आपके स्कूल टाइम पे आपका क्या था, मतलब पढ़ाई में आप कैसे? पढ़ाई में मैं बहुत साधारण थी।
पढ़ाई में मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं थी। पर एक मैं तुमको और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ अपने बचपने की, जो शायद मेरे को डॉक्टर बनने में एक प्रेरणा जिसने दी होगी। मैं ब्रीच डिलीवरी थी, मतलब यूजुअली बच्चे सिर से आते हैं, मैं पैर से आई थी। और मैं रतलाम में ही बॉर्न हूँ, मैं रतलाम बॉर्न हूँ। तो हमारे रतलाम के ऐसा एक, अब तो खैर चेंजिंग टाइम के साथ नहीं है, पर एक ऐसी मान्यता थी कि जो ब्रीच चाइल्ड है वो अपने पैर से अगर कमर के दर्द वालों को हाँ लगा दे तो उनके कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं अपने मोहल्ले में जब थी तो वो ये बहुत मुझे बहुत ज़्यादा कमर के डॉक्टर साहब आइए, कमर के डॉक्टर साहब आइए करके मेरी मिन्नतें हुआ करती थी। तो मेरे मन में आता था वो, मैं बहुत छोटी थी, कोई तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती होंगी या उससे भी कम होंगी, याद नहीं है। तो मेरे मन में आया क्यों कमर के डॉक्टर साहब, केवल कमर के डॉक्टर साहब क्यों, मैं तो पूरी डॉक्टर बनूंगी। तो ये भी एक कारण रहा होगा। स्कूल में तो टीचर लोग डांटती थी, मारती थी, और जब उनको दर्द होता था तो मुझे बुलाती थी, तो मुझे बड़ा गर्व होता था कि मैं इनकी कमर में लात मार रही हूँ। जब आपको पद्मश्री मिलने वाला था तो अब आपको क्या फीलिंग आई थी जब आपको पद्मश्री मिल रहा था उस समय? पद्मश्री एक्चुअली कि मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। सुबह की बात मेरे पास होम मिनिस्ट्री से एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप पर्टिकुलर एक नंबर आया वहाँ पर कि इसमें आप कैसे सिग्नेचर करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो हमें करके भेज दीजिए। तो मैंने पूछा कि किसके रेफरेंस में, तो उन्होंने बताया कि कुछ चल रहा है पर अभी हम तो कुछ नहीं बता सकते, हमसे सिर्फ इतना ही मांगा गया है कि आप अपने किस तरह से सिग्नेचर करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो करके भेज दें। फिर इसके बाद शाम को करीब 8-9 बजे कई पत्रकार लोगों का फ़ोन आने लगा कि मैडम आपको कुछ खबर आई है कि आपको पद्मश्री मिला है। मैंने कहा, टीवी ऑन किया, कुछ समझ में नहीं आया, और इसके बाद तो फिर खबर ही आ गई और पत्रकारों ने घेर लिया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो एक अचीवमेंट लाइफ का है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो शायद मतलब ऊपर वाले की ही मेहरबानी कहिए इसे। तो आपका काम रिकॉग्नाइज हुआ, करते सभी हैं पर रिकॉग्निशन मिले तो आपको और करने की इच्छा होती है। तो आपने इतना कुछ करा, आपकी कभी इच्छा नहीं है कि पॉलिटिक्स में आके कुछ करा जाए? बिल्कुल नहीं, ज़रा भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना फ्रीडम और जितना मन का आप किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं हो के कर सकते हैं, उतना आप अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं सर्विस में बहुत कुछ सर्विस के बाउंड्रीज से बंधे हुए थे, तो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब मैं एक फ्री बर्ड के समान हूँ, तो जो मन चाहे सो कर सकती हूँ। मेरे घर में क्या, अगर आज ये इंटरव्यू हो रहा है तो सिर्फ मैम की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मैम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। क्योंकि जब मेरी मदर प्रेग्नेंट थी तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, सबने ना कह दिया था, बट आपने उस टाइम और ऐसा मेरी पूरी फैमिली में, मतलब मेरे बुआ वो बॉम्बे तक चले गए, इंदौर, बॉम्बे, उनने हर शहर में ट्रीटमेंट करवा लिया, और आप थे, आपने बोला ऐसा ऐसा करो, तो आज हम ये इंटरव्यू ले पा रहे। भगवान तुम्हें बहुत बड़ा करे, बहुत हर तरह से ऊंचा उठाए। ये सब संयोग की बात होती है। आपको ऐसी क्या बात लगती है जो आजकल की यूथ को आप बताना चाहोगे? सबसे पहले तो अपना एक टारगेट निश्चित करना चाहिए। मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, धूल में लठ मारोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले एक टारगेट निश्चित करो कि मुझे ये बनना है, और फिर सब कुछ आँख नाक सब बंद करके उस टारगेट को अचीव करने में लग जाना चाहिए। और कोई कारण नहीं है कि तुमको तुम्हारा चाहिए हुई चीज़ नहीं मिले, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैंने महसूस किया अपनी ज़िंदगी से।
बच्चे लोग जो तुमने आज इतना सेटिंग वेटिंग किया और मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड वे में तुम काम कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का काम करने का ढंग, तुम्हारे पूछने का ढंग, तुम्हारा इंटरव्यू लेने का ढंग अच्छा लगा। काफ़ी तुम प्रिपरेशन करके आए हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लगे रहो, जैसे मैं अपना इंटरव्यू में भी कहा, तुम अपना एक टारगेट बना के लगे रहो तो तुम तीनों की जोड़ी मुझे लगता है बहुत बहुत बड़े ऊपर बढ़े। ऐसा तुम लोगों के तुम्हारे काम में जिस तरह से तुम्हारा अप्रोच है वो ये मुझको बता रहा है, तुम्हारा अप्रोच कि यू विल डेफिनेटली राइज टू अ वेरी हाई पॉइंट सम टाइम। इस इंटरव्यू के अंत में मैं एक बात अवश्य कहूँगी कि तुम बच्चों ने जो ये एफ़र्ट कर रहे हो, जो ये लेबर कर रहे हो, वो बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम बहुत सक्सेस मिले तुमको। और ये देव सिंह देवड़ा का जो चैनल है उसको खूब शेयर करो, ताकि ये मैसेज, ताकि इन बच्चों की जो कोशिशें हैं वो गुल खिलाए भविष्य में।